नमस्कार दोस्तों, सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफ़ी नहीं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने 23 मई 2023 को अपने संपादकीय में ये बातें लिखी थीं। अगर क्लिक इंडिया लगातार वैक्यूम विपक्ष की बात कर रहा है तो क्या संघ अब बीजेपी के अंदर विकल्प तलाश रहा है? कांग्रेस में जो महत्व 10 जनपद यानी नेहरू गांधी परिवार का है, काडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से बीजेपी के लिए वही आधार संघ का है। तो इस बात को समझने के लिए बार बार लोगों को तर्क क्यों देने पड़ते हैं? संघ अगर साइलेंट होता है तो उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता के सामने मोदी का नाम भी मोदी मैजिक में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर राजनाथ सिंह को संघ का समर्थन मिला था, तभी वे नरेंद्र मोदी को केंद्र में ला सके थे। संघ का समर्थन था तभी राजनाथ, जेटली, सुषमा के साथ मोदी को केंद्र में लाने के लिए आगे बढ़े। संघ हमेशा व्यक्ति से अधिक संगठन को प्रमुख मानता है। यही वजह है कि संघ में झंडा ही गुरु है, प्रमुख है। वह नरेंद्र मोदी के परे भी देख रहा है कि अधिक से अधिक 2 टर्म तक मोदी और रह सकते हैं, उसके बाद क्या। बीजेपी के लिए संघ अपने लोगों को यही सोचकर दान करता है कि नेतृत्व की यह कड़ी अटूट रहे और उसका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसकी ईंटें जुड़ती रहे। संघ भी मानता है कि मोदी मैजिक है, वरना इतनी सीटें नहीं आती। लेकिन उसका यह भी मानना है कि एक दशक के बाद केवल मोदी मैजिक जीत का मंत्र नहीं बन सकता। राज्यों में सिपह सलार खड़े करने ही होंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिखता है कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफ़ी नहीं होगा। तो इन बातों को क्या समझा जाए? संघ की भाजपा को नसीहत या बूढ़े होते मोदी का विकल्प? सवाल है कि संघ ने बीजेपी को नसीहत दी है या मोदी को रिटायरमेंट के लिए इशारा किया है। इसके कई सियासी मायने हैं। संघ कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देता है, लेकिन इसके जरिए वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को आगाह करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी 73 साल के हैं, तो क्या पीएम की बढ़ती उम्र के कारण वो कहना चाहता है कि मोदी का नाम हर चुनाव में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है? मोदी के नाम पर कब तक भाजपा चुनाव लड़ती रहेगी? इसलिए पार्टी को स्थानीय चेहरों की तलाश करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर नए चेहरों को मजबूत करना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। नए चेहरों के आने से पार्टी में लीडरशिप की नई जनरेशन तैयार होगी, जिससे आने वाले दिनों में पार्टी को फायदा होगा। या फिर संघ को बीजेपी की चिंता है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो बीजेपी को लेकर संघ चिंतित क्यों है? या फिर वो शीर्ष नेतृत्व को मैसेज देना चाहता है कि आपकी नीतियों में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ सुधार की भी ज़रूरत है? तो क्या संघ इसलिए भी ये मैसेज देना चाहता है कि शीर्ष नेतृत्व पर तानाशाही का आरोप लगता है? मीडिया में रह रहकर ये सवाल उठता है कि संघ के लंबे समय से करीबी कुछ नेताओं को सरकार में बोलने नहीं दिया जाता। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री के बदले रक्षा मंत्री बने तो उनके सियासी भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। नितिन गडकरी को भी बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया गया, तो उनके सियासी भविष्य को लेकर भी कई तरह की बातें होने लगी थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन बीजेपी ने इन तीनों को 2024 के आम चुनाव में टिकट दिया है। इन तीनों दिग्गजों को बीजेपी ने भले लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार और पार्टी में इनकी हैसियत क्या होगी, यह अहम सवाल है। संघ कहता है कि चुनाव में राष्ट्रीय की जगह क्षेत्रीय मुद्दों को अहमियत दी जाए। संघ की ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि आमतौर पर भाजपा हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को आगे करती है और कई जगह इसका फायदा मिलता है, लेकिन कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। दूसरी बात कि संघ कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से भी सतर्क है और इसीलिए वो चाहता है कि जिस तरह से 2014 में पीएम मोदी ने पूरा चुनाव इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था और उस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी जो कि आज केंद्र में है, तो उसी तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को केंद्र सरकार फॉलो करती रहे, जो कि कर्नाटक में नहीं दिखा। और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर लग रहे आरोपों ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। देखा जाए तो आज भी भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा के कोर एजेंडे में है। जातिगत गणना के प्रति बढ़ते समर्थन को बीजेपी की मदद में बेअसर करने के लिए संघ मोर्चे पर एक नई चुनावी मुहिम के साथ अपनी टीम तैनात करता है, तो यह बहुत कुछ कहता है। संघ का ये मुहिम सामाजिक समरसता प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट के तहत
संघ के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर समझाएंगे कि जातिगत जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू तो एक है और किसी भी सूरत में लोग जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश वाली राजनीति के चक्कर में न पड़े। और आखिर संघ कोई आज पहली बार भाजपा के इतना करीब नहीं है। आरएसएस से जुड़े भाजपा के 5 सांसदों में से एक को 2019 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से न आने वाले सांसदों का अनुपात 1:14 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं। सरकार में नंबर 2 पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। यह सरकार की नीतियों पर संघ के विचारधारा के प्रभाव को भी जाहिर करता है। मोदी सरकार में भाजपा के 53 मंत्रियों में से 38 संघ की पृष्ठभूमि से हैं। यह कुल मंत्रियों के 71% के करीब में बैठता है और यह आंकड़ा मोदी के पहले कार्यकाल में 62% था, जब 14 में शपथ लेने वाले 66 भाजपा मंत्रियों में से 41 आरएसएस से थे। लोकसभा के 303 भाजपा सांसदों में से 146 से 48% सांसदों का आरएसएस से जुड़ाव है। राज्यसभा में 82 सांसदों में से भाजपा के 34 सांसदों का संघ से लिंक है। इस तरह के लिंक सरकार के निर्णय लेने में भी तेजी से दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो यह एक संगठन और एक पार्टी के बीच की अनोखी स्थिति है, जहां यह कहना मुश्किल है कि कौन किसे नियंत्रित कर रहा है, लेकिन उनके एजेंडे निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए उनकी राजनीतिक परियोजनाएं भी हैं। जब संघ के सहयोग से भाजपा में इतना कुछ बदला और ये बदलाव अनवरत जारी है, तो आज आरएसएस के वैचारिक मार्गदर्शन में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करके केंद्र में सत्ता में है। यह बदलाव सिर्फ स्वयंसेवकों की पोशाक यानी कि गणवेश तक सीमित नहीं है। खाकी निकर की जगह फुल पैंट ने ले ली है और अब उसका रंग गहरा भूरा हो गया है। नागपुर के रेसिंग बाग में आरएसएस मुख्यालय परिसर में कई नई इमारतें खड़ी हो गई हैं। संघ कहता है कि आरएसएस कभी अपने स्वयंसेवकों को किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने को नहीं कहता है। संघ सलाह नहीं देता है, बल्कि मांगे जाने पर सुझाव पेश करता है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि संघ के लोग एक ही पार्टी में क्यों हैं या फिर वे अन्य पार्टियों के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते, तो इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि आरएसएस बीजेपी के माध्यम से राजनीति में दखल देता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हिंदुत्व संगठन मोदी सरकार की मदद से संस्थानों पर कब्जा करना चाहता है। संघ की राजनीतिक समझ को बीजेपी चाह कर भी नकार नहीं सकती और नकारना चाहे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए पार्टी में बैठकों और चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। नारे चाहे 400 पार की लगे हों या फिर 500 पार की, ये सत्य है कि नारे कई बार फेल भी हुए हैं। नारे जोश पैदा करते हैं, नारों पर समर्थकों की मुख्य सहमति होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विरोधियों को भी खुश कर दे। संघ और बीजेपी को इन बातों का एहसास है और वो जानते हैं कि इस बार टक्कर दमदार होगी। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बीजेपी के लिए कहीं भी मामला पूरी तरह से उसके पक्ष में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संघ की इस सलाह को राजनीतिक हलकों में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया ने इस सलाह को संघ का पहली बार बीजेपी को सीधा निर्देश कहा। हालांकि जब जब बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती है, संघ के लोगों के मस्तक पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी हार के बाद भी ठीक इसी लाइन और लेंथ पर बीजेपी की तीखी आलोचना संघ ने की थी। संघ ने 2020 में भी कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी को हमेशा बचाने नहीं आ सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर उसे अपने नेताओं को खड़ा करना होगा। इस बार भी संघ का जोर स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व पर ही है। संघ लोकसभा की तैयारियों में जुट चुका है। बूथ स्तर तक आरएसएस के स्वयंसेवक को लगाने की तैयारी है। हर क्लस्टर में आरएसएस भी चुनाव प्रभारी तैनात करेगा। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि अगर मोदी के नाम पर तीसरी बार भी बीजेपी को बहुमत आती है तो आरएसएस की क्या भूमिका रह जाएगी? क्या संघ और कमज़ोर होगा या नेपथ्य से सलाह देता रहेगा और मानना न मानना मोदी अमित शाह के ऊपर होगा? क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। इसी लिहाज से संगठन और सरकार में इन्हीं की टीम का दबदबा है और अगर ये नेतृत्व ही तीसरी बार सरकार में आने का रास्ता तैयार करेगा तो संघ के नेता हों या बीजेपी के नेता अपनी सियासत बचा लें, वही बहुत है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति बनती है और नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत नहीं आती और फिर भी बीजेपी किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तब संघ की क्या भूमिका होगी? तय है कि जो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया उसे प्रैक्टिकली फॉलो किया जाएगा। नए हाथों में बागडोर होगी और मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिन्हा की कतार में खड़े मिलेंगे और इस बात की पूरी संभावना बनेगी
कि नितिन गडकरी बड़ी भूमिका में होंगे। शासन के निर्णय में संघ का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ जाएगा और संघ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।